अगस्त 1944 में बवेरिया में क्लेमेंस को पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। ठीक उस समय जब वह जर्मन सैनिकों को युद्ध में ले जाने वाली ट्रेन में चढ़ने वाला होता है। यह खबर सुनकर वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी कैथरीन को गले लगाता है। फिर वह अपनी बेटी से, जिसके साथ उसका बहुत गहरा रिश्ता है, अलविदा कहता है और वादा करता है कि वह जहां भी रहेगा उसे हमेशा पत्र भेजेगा। अपने परिवार को अलविदा कहने के बाद क्लेमेंस ट्रेन में सवार होता है और कहता है कि वह क्रिसमस तक घर वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद क्लेमेंस को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के अपराध में 25 साल की कठोर सजा सुनाई जाती है और उसे सैकड़ों अन्य युद्धबंदियों के साथ जेल भेज दिया जाता है। जेल में हालात बहुत खराब हैं और गार्ड्स द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। बंदियों को लगातार भूख और ठंड का सामना करना पड़ता है और कई लोग हर दिन अपनी जान गंवा देते हैं। कई हफ्तों तक बर्फ में पैदल चलने के बाद बंदी साइबेरिया में कहीं पहुंचते हैं और क्लेमेंस को अपनी पत्नी और परिवार से दोबारा मिलने की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कुछ दिनों बाद बचे हुए बंदी केप डेस जेल कैंप में पहुंचते हैं और डॉक्टरों द्वारा जांच के लिए पंक्तियों में खड़े होते हैं। फिर उन्हें नहाने के लिए शावर रूम में ले जाया जाता है और साफ होने के बाद उनके बाल और दाढ़ी मुंडवा दी जाती है। उसी दिन उन्हें कोयले की खदानों में काम शुरू करने के लिए मजबूर किया जाता है। जब क्लेमेंस जेल में अपने सबसे बुरे दिन जी रहा होता है, उसकी पत्नी कैथरीन यह पता लगाने की कोशिश करती है कि वह कहाँ है। क्लेमेंस के युद्ध में जाने के कुछ महीनों बाद कैथरीन को उसका कोई पत्र नहीं मिलता। फिर भी अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद भी वह अपने पति से दोबारा मिलने की उम्मीद बनाए रखती है। हर हफ्ते कैथरीन डाकघर जाती है, यह उम्मीद लेकर कि उसे कोई नया पत्र मिलेगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि क्लेमेंस ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया तो वह निराश हो जाती है। 2 साल बाद एक खुदाई के दौरान क्लेमेंस देखता है कि उसका एक सहकर्मी मलबे में दब गया है। वह तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन पत्थरों को हटाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका दोस्त डैन हॉर्न बच नहीं पाया। उस दिन क्लेमेंस को खदानों से निकलकर मैकेनिक के रूप में काम करने का मौका मिलता है। सार्जेंट काम्फ उसके कौशल से हैरान हो जाता है। शाम को जब वह देखता है कि गार्ड्स आपस में लापरवाही से बात कर रहे हैं, क्लेमेंस को उस भयानक जगह से भागने का मौका दिखता है। वह एक कन्वेयर बेल्ट पर चढ़कर रेलवे ट्रैक्स तक पहुंचता है। एक ट्रॉली में छिपकर वह रेल मार्ग के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन एक गार्ड उसे पकड़ लेता है और दूसरों को भागने की कोशिश के बारे में चेतावनी देता है। सजा के तौर पर क्लेमेंस को पूरी रात एक गड्ढे में बारिश में भीगते हुए बितानी पड़ती है और अगले दिन उसे वापस काम पर भेज दिया जाता है। खदान में प्रवेश करते समय क्लेमेंस एक गलियारे से गुजरने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अपने साथी जो सैनिकों के आदेशों का पालन कर रहे होते हैं उस पर हमला कर देते हैं। सामूहिक हमले के बाद उसे डॉक्टर स्टेयर मिलने आता है, जो उसे इन्फर्मरी में ले जाता है। वहाँ क्लेमेंस को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन जल्द ही उसे तेज बुखार चढ़ने लगता है। डॉक्टर को शक होता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। यह डर कि वह अपने परिवार को बिना कुछ बताए मर जाएगा। क्लेमेंस अपनी पत्नी को पत्र भेजने के लिए मदद मांगता है, लेकिन स्टेयर कहता है कि पत्र कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। तब क्लेमेंस भागने की मदद मांगता है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि इसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी। उसे मजबूत जूते, एक कंपास, रात में छिपने के लिए ठिकाने और यात्रा के लिए भोजन की जरूरत होगी। क्लेमेंस की तकलीफ से प्रभावित होकर स्टेयर उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह क्लेमेंस को आधी रात को अपने ऑफिस में चुपके से आने के लिए कहता है। वहां पहुंचकर क्लेमेंस को आसपास के इलाके का नक्शा दिया जाता है। उसे पता चलता है कि भागने के लिए अगली सर्दी तक इंतजार करना होगा, क्योंकि नदियों को जमना जरूरी है ताकि वह उन्हें पार कर सके। अचानक स्टेयर को दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और वह क्लेमेंस को बाथरूम में छिपने के लिए कहता है। फिर लेफ्टिनेंट काम्फ आता है और डॉक्टर को लगता है कि उसे कुछ शक हो गया है। जैसे ही काम्फ जाता है, स्टेयर अपना कोट उतारता है और अपने जूते क्लेमेंस को दे देता है। क्लेमेंस को पता चलता है कि उसे उसी रात भागना होगा, वरना शायद उसे दोबारा मौका न मिले। स्टेयर के अनुसार ट्रेन के पास वाली पहाड़ी पर कुछ सप्लाई छिपाई गई है। पिछले कुछ महीनों से डॉक्टर खुद अपनी भागने की योजना बना रहा था, क्योंकि उसे भी वहां जबरदस्ती रखा गया था। लेकिन 2 महीने पहले उसे कैंसर का पता चला और डर की वजह से उसने कभी भागने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने अपनी योजना क्लेमेंस को सौंप दी। अलविदा कहने से पहले स्टेयर अपने दोस्त को एक लोडेड गन देता है और सलाह देता है कि इसे सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना। फिर वह एक डिब्बा देता है जिसमें उसका पुराना पता लिखा होता है
और क्लेमेंस से कहता है कि वह मैग्नाबर्ग में उसकी पत्नी को ये डिब्बा दे दे और बता दे कि स्टेयर पिछले सर्दियों में मर गया। ये वादा करने के बाद क्लेमेंस इन्फर्मरी से भागता है और स्टेयर द्वारा सेफ हाउस में छोड़ी गई सप्लाई लेने के लिए बर्फीले तूफान का सामना करता है। सुबह होने से पहले काम्फ डॉक्टर के कमरे में उससे जर्मन बंदी के गायब होने के बारे में सवाल करने जाता है और पता चलता है कि स्टेयर ने सब कुछ खत्म कर लिया है। अब तक क्लेमेंस कई किलोमीटर दूर जा चुका है और अपने दोस्त के निर्देशानुसार पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। अचानक उसे एहसास होता है कि उसका पीछा एक सैनिक के साथ कुत्तों का झुंड कर रहा है। वह भागने की कोशिश करता है। इस दौरान वह अपना बैकपैक पीछे छोड़ देता है और तब तक दौड़ता है जब तक वह थक नहीं जाता। कुछ मिनट बाद क्लेमेंस गिर जाता है और कुत्तों को करीब आते देख निराश हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक मिराज था। शाम को वह अभी भी बिना किसी दिशा के चल रहा होता है जब उसे बर्फ में कुछ पैरों के निशान दिखते हैं। उसे एहसास होता है कि वह चक्कर काट रहा है। तभी आसमान में ऑरोरा बोरियालिस चमकता है और क्लेमेंस हिम्मत जुटाकर अपनी यात्रा जारी रखता है। कुछ दिनों बाद उसका सारा खाना खत्म हो जाता है और वह भगवान से अपने घर पहुंचने की मदद मांगने लगता है। कुछ और किलोमीटर चलने के बाद वह बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो उसे एक सील दिखता है। तुरंत वह अपनी गन निकालता है और गोली चलाता है, लेकिन जानवर भाग जाता है और समुद्र में कूद जाता है। पीछा करने के दौरान क्लेमेंस का पैर बर्फीले पानी में डूब जाता है और उससे तेज दर्द होने लगता है। अचानक वह एक और सील को भागते हुए देखता है और इस बार वह निशाना लगाने में कामयाब हो जाता है। जानवर को मारने के बाद क्लेमेंस उसकी चर्बी का इस्तेमाल अपने जमे हुए पैर को गर्म करने के लिए करता है और अपनी यात्रा शुरू करने से पहले कुछ खाना भी खा लेता है। हर गुजरते दिन के साथ क्लेमेंस की अपने परिवार से मिलने की उम्मीद कम होती जाती है, लेकिन जब उसे कहीं बर्फीले रेगिस्तान में एक सूखी झाड़ी दिखती है तो उसे लगता है कि वह अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। इस बीच काम 500 किलोमीटर के दायरे में कई सर्च टीमें भेजता है ताकि भगोड़े को पकड़ा जा सके, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता। क्लेमेंस के भागने के 2 महीने बाद लेफ्टिनेंट को लगने लगता है कि वह शायद भागने के दौरान मर गया और बर्फ में दब गया, लेकिन सच ये है कि क्लेमेंस अभी भी जिंदा है और उसने बर्फीले रेगिस्तान में जीवित रहना सीख लिया है। एक रात आग के पास आराम करते हुए वह 2 अन्य लोगों से मिलता है जो खुद को शिकारी और सोना खोदने वाले बताते हैं। यह देखकर कि वह एक जर्मन है, वे उसे अपने शेल्टर में ले जाने का फैसला करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक बर्फीला तूफान आने वाला है। लेकिन क्लेमेंस को उनके न्योते पर शक होता है और वह दूसरी दिशा में जाने का फैसला करता है। जब सुबह होती है उसे अपनी गलती का एहसास होता है क्योंकि वह तूफान में फंस जाता है और हवा से गिरे एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद सिमियन उसे बचाने के लिए आता है और क्लेमेंस को लगता है कि वह कोई खतरा नहीं है। हालांकि वह साइबेरियन शिकारियों के साथ उनके शेल्टर में जाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वह अपना असली नाम छिपाता है ताकि यह न पता चले कि वह एक भगोड़ा बंदी है। कई महीनों बाद जब वसंत आता है, क्लेमेंस अभी तक जर्मनी नहीं पहुंच पाता है। वह एनिस्टास से उसे फेरी के जरिए अपने देश ले जाने के लिए कहता है। नौकायन के दौरान तीनों को एक झरना दिखता है और वे तेज धारा के खिलाफ नाव चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में सिमियन पानी में गिर जाता है और धारा में बह जाता है। वापस फेरी पर आने की कोशिश में वह एक चट्टान से टकराता है और बेहोश हो जाता है। क्लेमेंस उसे बचाने के लिए नदी में कूदता है और उसे किनारे पर सुरक्षित लाता है बिना अपने दोस्तों की चिंता किए। एनिस्टास शांतिपूर्वक शेल्टर की ओर बढ़ता है और जब उसके साथी पहुंचते हैं तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि वे डूब गए। अपने साथी द्वारा छोड़ दिए जाने से गुस्साए सिमियन उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। वह क्लेमेंस को बंदूक के बट से मारकर बेहोश कर देता है और फिर एनिस्टास को गोली मार देता है। जब क्लेमेंस होश में आता है तो वह अपने एक साथी का शव जमीन पर देखता है और सिमियन से पूछता है कि उसने उसे क्यों मारा। इस पर शिकारी बताता है कि एनिस्टास उसका सोना चुराने की कोशिश कर रहा था और इसलिए उसे पानी में गिरने पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सिमियन को उसे खत्म करना पड़ा क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो एनिस्टास बाद में उन्हें धोखा देता। कई महीनों बाद जब सर्दी आती है, क्लेमेंस अपने घर लौटने के मिशन को जारी रखता है, लेकिन कई दिनों तक बर्फ में चलने के बाद सिमियन कहता है कि वह अब और नहीं चल सकता और हार मानने वाला है। उसे आगे बढ़ाने की कोशिश में क्लेमेंस उसका बैग उठाने की पेशकश करता है, लेकिन सिमियन को लगता है कि वह उसका सोना चुराने की कोशिश कर रहा है और वह उस पर हमला कर देता है। बर्फीले पहाड़ से लुढ़कने के बाद क्लेमेंस गिर जाता है और भेड़ियों के एक झुंड से घिर जाता है। जैसे ही भेड़िए नजदीक आते हैं वह एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िए उसे पकड़ लेते हैं और नीचे गिरा देते हैं। ठीक जब वह भेड़ियों का शिकार बनने वाला होता है उसे कुछ गोलियों की आवाज सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि 2 लोग कुल्का और अलियोस्का ने उसे बचा लिया है। वे उसे अपने कबीले के कैंप में ले जाते हैं
और हीलर से उसकी मदद करने के लिए कहते हैं। उस रात क्लेमेंस को एक हीलिंग रस्म के अधीन किया जाता है और अगली सुबह वह भ्रमित होकर उठता है। यह नहीं समझ पाता कि उसे कहाँ ले जाया गया है। तभी कुल्का आता है और अपने परिवार से उसका परिचय कराता है। इरिना की देखभाल की वजह से क्लेमेंस जल्दी ठीक हो जाता है और वह महिला उससे प्यार करने लगती है। इतने लंबे समय बाद भी काम्फ क्लेमेंस की तलाश में लगा रहता है। एक दिन उसे अच्छी खबर मिलती है। उसके एक आदमी ने सिमियन को पकड़ लिया है, जो क्लेमेंस के साथ देश भर में देखा गया था। लेकिन जब लेफ्टिनेंट उससे पूछताछ करने के लिए सेल में जाता है तो उसे पता चलता है कि सिमियन ने अपने साथी को धोखा देने के बजाय अपनी जान ले ली। काम्फ याकुत्स्का के आसपास के गांवों में अलर्ट फैलाता है और क्लेमेंस का नाम सभी निवासियों को बता देता है। लेफ्टिनेंट के अनुसार यह आदमी एक खतरनाक जर्मन जासूस है और जिसे भी उसकी खबर मिले उसे तुरंत अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। शाम को जब वह कैंप में लौटता है, कुल्का अपने सबसे छोटे बच्चे के जन्म का जश्न मनाता है। जब उसे क्लेमेंस से अकेले में बात करने का मौका मिलता है तो वह बताता है कि उसकी तलाश की जा रही है। उस पल में क्लेमेंस को एहसास होता है कि उसे जल्द ही निकलना होगा, वरना उसे ढूंढ लिया जाएगा और जेल में वापस भेज दिया जाएगा, जहां वह अपनी बाकी जिंदगी बिताएगा। अपने दोस्त से अलविदा कहने के बाद कुल्का उसे अपनी एक कुतिया देता है ताकि यात्रा में उसका साथ रहे। वह कहता है कि अगर क्लेमेंस उसका अच्छे से ख्याल रखेगा तो वह कुत्ता उसका साथ देगा। हालांकि इरिना को अपने प्यार को खोने का दुख है, वह क्लेमेंस के फैसले का समर्थन करती है और उसे रेनेडियर द्वारा खींची गई स्लेज पर पास के गांव तक छोड़ने जाती है। इरिना से अलविदा कहने के बाद क्लेमेंस अपनी कुतिया अर्गस के साथ निकल पड़ता है। शाम को वे अपनी पहली बर्फीली आंधी का सामना करते हैं। सौभाग्य से उन्हें छिपने की जगह मिल जाती है और वे बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। 1951 की गर्मियों में क्लेमेंस अपनी कुतिया के साथ जंगल में चल रहा होता है। तभी अर्गस आगे दौड़ता है और भौंकने लगता है। चिंतित होकर क्लेमेंस उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और देखता है कि अर्गस एक हथियारबंद आदमी पर हमला करने वाला है। सौभाग्य से ठीक समय पर वह अर्गस को शांत कर लेता है, लेकिन जब क्लेमेंस जाने के लिए मुड़ता है तो बल्निक उस पर बंदूक तान देता है और उसे इंस्पेक्टर से मिलाने ले जाता है। जब उसकी पहचान पूछी जाती है तो क्लेमेंस झूठा नाम बताता है और कहता है कि वह रूस के सुदूर पूर्व में चीता शहर जा रहा है। उसकी कहानी सुनने के बाद इंस्पेक्टर उस पर यकीन कर लेता है और उसे खाना देता है ताकि वह अपनी यात्रा जारी रख सके। खाने के दौरान बल्निक फिर से क्लेमेंस के पास आता है और बताता है कि उसे किस्मत मिल गई है क्योंकि उस दोपहर चीता जाने वाली एक मालगाड़ी है। यह जानकर राहत महसूस करते हुए कि वे उसका झूठ मान गए, क्लेमेंस और उसकी कुतिया ट्रेन में सवार हो जाते हैं और कई हफ्तों की पैदल यात्रा से बच जाते हैं क्योंकि उन्हें 800 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि 15 सैनिकों का एक दस्ता उसका इंतजार कर रहा है। अपनी कुतिया को उठाकर वह जंगल की ओर भागने की कोशिश करता है। रेलवे ट्रैक्स पार करने से ठीक पहले वह कांफ से टकरा जाता है और देखता है कि वह चारों ओर से घिरा हुआ है। यह देखकर कि उसका साथी खतरे में है, अर्गस तुरंत कांफ पर हमला करता है और उसका कान काट लेता है ताकि क्लेमेंस भाग सके। हालांकि वह अपनी कुतिया को छोड़ना नहीं चाहता। क्लेमेंस जानता है कि अगर वह नहीं भागा तो उसे जेल में वापस ले जाया जाएगा, इसलिए वह भागने का फैसला करता है। तभी उसे एक गोली की आवाज सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि कांफ ने उसकी कुतिया को मार दिया है। सैनिकों को करीब आते देख क्लेमेंस एक पुल पर चढ़ जाता है और गोलियों से बचते हुए रेलवे ट्रैक्स की ओर दौड़ता है। जब वह गोली खाने वाला होता है तो वह एक चलती ट्रेन पर कूद जाता है और नीचे छिप जाता है ताकि सैनिक उसे निशाना न बना सके। हालांकि वह भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अपनी कुतिया को न बचा पाने का दुख उसे सालता है। अपने दुख से जूझते हुए क्लेमेंस अपने मिशन को जारी रखता है और अपनी पत्नी और बच्चों से दूर एक और अकेली सर्दी का सामना करता है। इतने सालों बाद भी उसकी बेटी लिसा, जो अब टीनेजर है, अपने पिता की गैर मौजूदगी से दुखी है, लेकिन उसे फिर से मिलने की उम्मीद बनाए रखती है। एक लंबी यात्रा के दौरान एक ट्रक ड्राइवर को पता चलता है कि उसके वाहन का एक पहिया पंक्चर हो गया है। वह रेगिस्तान के बीच में रुककर उसे ठीक करने का फैसला करता है। उस पल वह ट्रक के पीछे चढ़ता है और जल्द ही उसे पता चलता है कि उसके सामान के बीच एक आदमी छिपा हुआ है। डरकर ड्राइवर उसे अपने औजार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेमेंस तेजी से जवाब देता है और बीन्स के डिब्बे से ड्राइवर पर हमला करता है। अगस्त 1952 में क्लेमेंस सेंट्रल एशिया पहुंचता है और भूखा प्यासा एक स्थानीय सुपरमार्केट में घूम रहा होता है। यह देखकर कि उसके पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, एक सेल्स वुमन अपने बेटे से कहती है
कि उसे एक रोटी दे दे। दूर से देखते हुए इगोर को लगता है कि यह आदमी बाहरी है। खाना खाने के लिए रुकते हुए क्लेमेंस एक चर्च देखता है और वहाँ जाकर प्रार्थना करने का फैसला करता है। अपने पापों के लिए माफी मांगते हुए वह इगोर के आने से चौंक जाता है, जो उत्सुकता से जानना चाहता है कि एक जर्मन एशिया में क्या कर रहा है। वह उसे अपने घर पर रात बिताने का न्योता देता है। हालांकि क्लेमेंस को भरोसा नहीं होता, वह इगोर के साथ जाने का फैसला करता है। रास्ते में क्लेमेंस का लुक एक बुजुर्ग आदमी का ध्यान खींचता है, जो पुलिस स्टेशन जाकर इसकी सूचना देने का फैसला करता है। इगोर के घर पहुंचकर क्लेमेंस दीवार पर टंगी कई तस्वीरें देखता है और पता चलता है कि वह एक यहूदी है जो पोलैंड से आया है। नहाने के बाद क्लेमेंस अपनी दाढ़ी और बाल काट लेता है ताकि वह सामान्य दिखे और जहाँ भी जाए हंगामा न हो। जब काम्फ को क्लेमेंस की लोकेशन की खबर मिलती है, वह उसे पकड़ने के लिए पूरे महाद्वीप को पार करने को तैयार हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक इगोर क्लेमेंस को अपने घर में रखता है ताकि वह अपने देश लौटने के लिए पासपोर्ट ढूंढ सके। लेकिन जब वह काम से घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसका मेहमान जा चुका है। वह चर्च में उसे ढूंढने जाता है। वहाँ उसे क्लेमेंस मिलता है और उसे पता चलता है कि वह धोखा खाने के डर से भाग गया था। क्लेमेंस को हैरानी होती है जब इगोर बताता है कि उसका कभी उसे धोखा देने का इरादा नहीं था। वह उसे एक फर्जी पासपोर्ट देता है ताकि वह अपने घर वापस जा सके। अपने यहूदी दोस्त का शुक्रिया अदा करने के बाद क्लेमेंस अलविदा कहता है और ट्रक तक पहुँचने के लिए मुलाकात की जगह पर जाता है। उस शाम जब इगोर घर लौट रहा होता है, काम्फ उससे मिलने आता है और क्लेमेंस के ठिकाने के बारे में सवाल करता है। उस पल में इगोर को दिल का दौरा पड़ता है और अपनी आखिरी सांस लेने से पहले वह कहता है कि उसने बंदी की मदद की जैसे वह किसी भी जरूरतमंद की मदद करता। रास्ते में एक जगह पर क्लेमेंस का वाहन रुक जाता है और उसे पता चलता है कि वहाँ भूस्खलन हो गया है। इस वजह से ड्राइवर को दूसरा रास्ता लेना होगा। क्लेमेंस ट्रक से उतरकर पैदल चलने का फैसला करता है। लंबी पैदल यात्रा के बाद वह नजदीकी बॉर्डर पर पहुँचता है और ऑफिसर को मनाता है कि उसे पार करने दे क्योंकि उसका पासपोर्ट कुछ दिनों में खत्म होने वाला है। यह खबर सुनकर क्लेमेंस को राहत मिलती है, वरना वह समय पर ईरान पार नहीं कर पाता। ठीक जब वह पुल के दूसरी ओर पहुंचने वाला होता है, वह अपने सबसे बड़े दुश्मन काम्फ से टकरा जाता है। वह भागने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि वह फंस गया है। लेकिन हैरानी की बात है कि काम्फ उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि रास्ता खोल देता है ताकि क्लेमेंस बॉर्डर पार कर सके। चूंकि क्लेमेंस अब सोवियत संघ की जमीन पर नहीं है, उसे युद्धबंदी के रूप में नहीं लिया जा सकता और वह आजाद हो जाता है। दिसंबर 1952 में क्लेमेंस को ट्रान फेडरल जेल में ले जाया जाता है और उसे रूसी जासूस समझकर मार दिया जाता है। ट्रायल के दौरान क्लेमेंस कहता है कि वह साइबेरिया के पूर्वी तट से भागा था और ईरान पहुंचने में उसे 3 साल लगे, लेकिन उसका फर्जी पासपोर्ट इस दावे को गलत साबित करता है। सौभाग्य से क्लेमेंस को एक जज मिलता है जो उसकी पहचान करने में मदद करने को तैयार है। वह मिस्टर बोद्रेक्सेल को बुलाता है ताकि वह अपने भतीजे को पहचान सके। बोद्रेक्सेल के मुताबिक उसने आखिरी बार क्लेमेंस को 1937 में देखा था, जब वह अंकुरा में अर्थव्यवस्था मंत्री नियुक्त हुआ था। लेकिन 15 साल बाद जब वह उसे फिर से देखता है तो बोद्रेक्सेल उसे तुरंत नहीं पहचानता और उसकी पहचान की पुष्टि के लिए कुछ सवाल पूछता है। अपनी पुरानी तस्वीरों को देखकर क्लेमेंस अपनी कुछ खोई हुई यादों को ताजा करता है और एक तस्वीर की ओर इशारा करता है जो उसने अपनी माँ को जन्मदिन के तोहफे के रूप में दी थी। क्लेमेंस के मुताबिक उस तस्वीर के पीछे एक नोट लिखा हुआ है। जब बोद्रेक्सेल उस नोट को पढ़ता है तो उसे यकीन हो जाता है कि सामने खड़ा आदमी उसका भतीजा है। उस पल में वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और क्लेमेंस को उसके घर वापस ले जाया जाता है, जहां उसे अपने परिवार से फिर से मिलने का मौका मिलता है। खिड़की से बाहर देखते हुए क्लेमेंस अपनी पत्नी को लिसा के साथ देखता है और हैरान हो जाता है कि उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। वह एक लड़के को जमीन पर खेलते हुए भी देखता है और जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह उसका बेटा है, जिससे वह कभी नहीं मिला। हिम्मत न जुटा पाने की वजह से क्लेमेंस दूर से ही देखने का फैसला करता है जब उसकी पत्नी और बच्चे चर्च जाते हैं। मास के दौरान वह सामने आने का फैसला करता है। सबसे पहले उसे लिसा देखती है, जो तुरंत अपने पिता को पहचान लेती है और दौड़कर उसे गले लगाती है। फिर उसकी पत्नी कैथरीन उसे देखती है और यकीन नहीं कर पाती कि उसका पति वापस आ गया है। भावुक होकर कैथरीन उसके पास जाती है और उससे गले लगाती है। क्लेमेंस राहत की सांस लेता है, यह जानकर कि पिछले कुछ सालों में उसने जो भी बलिदान दिए वह आखिरकार सार्थक हुए। तो आपको यह मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें ताकि और मूवी रिकैप्स देख सकें। अगली बार मिलते हैं।